हमारे समाज से ही छोड़िए, स्वर्ण समाज से बहुत है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के बारे में सारा समाज, जो स्वर्ण समाज है, वो काफी परेशान है और चिंतित भी है। यूजीसी कानून को लेकर काफी टाइम से रोष है। जब से कानून आया, स्वर्ण समाज के अंदर एक रोष पनपा कि भी ये किस प्रकार का कानून आया जिसके तहत एक समाज को अन्य समाजों से बिल्कुल अलग मान लिया गया है। और इस रोष को देखते हुए जगह जगह पहले प्रदर्शन भी हुए, हमारे कुरुक्षेत्र शहर में प्रदर्शन हुए, पुतले भी फूके गए। उसके तहत इस केस को लेकर स्वर्ण समाज कोर्ट में गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां इस केस के ऊपर स्टे लग गया। तो स्टे के पश्चात जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी और विश्वास था भी ये केस वापस लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो केस अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और माननीय जो वर्तमान सरकार है वो इस केस को लेकर पूरी आज भी एज इट अपने उद्देश्य को लेकर वो आज भी अड़िग है। तो इस संदेह की दृष्टि से जब ये लगा भी, ये हमारे को विश्वास था, शांत बैठ गया था समाज भी, उनको लगा भी शायद अब लोगों का रोष बढ़ गया है तो शायद इस केस को खारिज किया जाएगा। लेकिन अब संदेह की दृष्टि से जब ये लगा भी ये केस खारिज नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि 2027 का जो चुनाव, यूपी चुनाव है, उसमें वोट बैंक की राजनीति के लिए इस यूजीसी कानून को शायद एकदम से रिलीज किया जाए, भी ये कानून लागू किया जाए। तो उसके लिए पानीपत टोल से, अपने हरियाणा के अंदर पानीपत टोल से पद यात्रा शुरू हुई और पहले ये यात्रा अपने राजस्थान के अंदर लगभग 600 किलोमीटर चलकर जयपुर में ज्ञापन दिया गया था। इस यात्रा के अंदर एक भाई शहीद भी हुआ था। तो उसी यात्रा का ये दूसरा चरण है और दूसरे चरण के तहत ये यात्रा पानीपत टोल से चली है और ये जीटी रोड से होते हुए आज इस यात्रा का तीसरा चरण है। पहले चरण में इसका पानीपत टोल से चल के घरोंडा विश्राम था, फिर घरोंडा से चल के पानीपत विश्राम, करनाल विश्राम था, और आज इसका विश्राम जो होगा वो नीलोखेड़ी होगा और कल इसका जो विश्राम है वो कुरुक्षेत्र है। ऐसे ही शाहबाद, शाह, शहजादपुर, पंचकुला और फिर राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। तो जैसे कि आप जब ये पानीपत से यात्रा चली तो पुलिस प्रशासन को ये था भी ये कुछ लोग हैं जो अपना इस मुहिम के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ है। तो वहां पुलिस प्रशासन ने स्पेशल ये बता दिया था कि आपकी यात्रा को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन जब हजारों की संख्या में थोड़ा समय लगा, क्योंकि समय 10 बजे का दिया गया था, 12 बजे तक लोग एकत्रित हुए, तो लगभग 5-6 हजार जब आदमी वहां एकत्रित हुआ और महिपाल मकराना जी जिनके नेतृत्व में यात्रा पूरे देश के अंदर दूसरे चरण में चल रही है, तो जब सभी लोग वहां एकत्रित हुए तो प्रशासन ने भी इस यात्रा में सहयोग किया और इस यात्रा को आगे प्रारंभ किया। उससे पहले ये कह दिया था कि भी आपने जो भी ज्ञापन वगैरह देना है, जो भी स्टेटमेंट देनी है, आप यहीं से दे दीजिए। ये पानीपत टोल से स्टार्ट हुई और ये यात्रा आपकी राज्यपाल को ज्ञापन देगी। ये पड़ाव आपके 7 पड़ाव है इसके अंदर। पहला पड़ाव था इसका घरोंडा, दूसरा पड़ाव था इसका आपका करनाल, तीसरा आज आपका नीलोखेड़ी है और चौथा कल आपका कुरुक्षेत्र है और परसों आपका शाहबाद है, फिर उसके बाद शाह, शहजादपुर, पंचकुला और फिर अगले दिन सभी इकट्ठे हो गए पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल जी के। जी देखो, सरकार को मानना पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऐसा काला कानून आपका, अगर आप बात करें अंग्रेज काल की, तो वहां भी अपील और दलील की आपके पास शिकायतकर्ता और उसके लिए अपील और दलील की वो थी गुंजाइश। लेकिन इस कानून के अंदर एक स्पेशल समाज को गुनाहगार मान लिया गया है। तो इसके अंदर सरकार को झुकना पड़ेगा और नहीं भी झुकती सरकार या नहीं मानती तो इसके आंदोलन को उग्र किया जाएगा और जन चेतना के तहत पूरे देश के अंदर ये यात्रा चलेगी। इसका आज सिर्फ दूसरा चरण है, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा चलेगी और सबको इसके साथ जोड़ा जाएगा धीरे धीरे आने वाले 2029 के चुनाव से पहले। और राजनीति आपको पता ही है कि राजनीति और राजनीतिक दल सिर्फ हमें वोट और कोटा समझते हैं। जब उनको लगेगा कि हमारी वोट खराब हो रही है तो इस कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा। जातियां इस पे इफेक्टेड होंगी। कुछ लोगों के अंदर ये सामाजिक नेताओं के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि इसके अंदर सवर्ण समाज को क्या दिक्कत है, अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है
जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो उस पर क्या इफेक्ट है। देखिए इसमें इफेक्ट ऐसा है कि अगर आप पूर्व के अगर कानून भारतवर्ष के देखें, आप अगर इसमें SC ST कानून की बात की जाए तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, 20% तो ऐसा है लोग जो केस दर्ज होने के बाद फर्जी पाए जाते हैं, और 30% ऐसे हैं जो बाद में किसी मुआवजे के तहत या धनराशि के तहत उनको समझौता हो जाता है। 50% ये मान सकते हैं कि वो द्वेष के कारण, और ऐसा आप कैसे समझ सकते हैं जब SC एक्ट में 50% तक आपका ये दुर्व्यवहार हो रहा है इस कानून का, तो आप कैसे कह सकते हैं UGC का दुर्व्यवहार नहीं होगा, या इसमें लोग अपनी द्वेष के कारण या अपने मन उठाव के कारण इस प्रकार का आरोप नहीं लगाएंगे। कि हमारे समाज से ही छोड़िए, स्वर्ण समाज से बहुत है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के बारे में सारा समाज, जो स्वर्ण समाज है, वो काफी परेशान है और चिंतित भी है। चिंतित इसलिए है क्योंकि एक युग था जिसमें हम राजा को मान लेते थे कि उसकी अपनी प्रजा है, लेकिन आज प्रजातंत्र का टाइम है, और अगर हम अपने कुरुक्षेत्र के राजा की बात करें तो एक विधायक यहाँ का राजा होता है जो प्रजातंत्र के द्वारा चुना जाता है। अगर आज वो हमारे बच्चों की बात नहीं करता, हमारे भाईचारे की बात नहीं करता, हमारे को आपस में लड़ाने के लिए जो कानून हमारे लिए पास हो रहे हैं कि हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है, अगर उनके लिए नहीं बोलता तो इस प्रकार के राजा और इस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। इनका भी विरोध होगा आने वाले समय में। अशोक जी का क्वेश्चन हो रहा है कल 19 तारीख को OBC इसमें अगर आप गहराई से समझे, अगर इसमें जातीय मतभेद ना करे पैदा, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को आरोप लगाया UGC का भी मेरे को इसने परेशान किया, उस जिस व्यक्ति पे आरोप लगा अगर सच्चा है तो आज भी SC एक्ट कानून है या बहुत से ऐसे कानून है जिसमें न्याय प्रणाली अपना काम करती है और न्याय देती है, लेकिन इस कानून के तहत आपको एजुकेशन से वंचित किया जा सकता है, आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, उसके बाद आपकी अपील और दलील भी नहीं है, और उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, आपके बच्चे के पास क्या ऑप्शन रहेंगे। आपके बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पढ़ाई छोड़ दे, और पढ़ाई जब उसकी छूटेगी, जब उसका कैरियर खत्म होगा, या तो उसके पास ऑप्शन बचेगा सुसाइड का, और या उसके पास बचेगा बदले का। और मैं ऐसा मानता हूं अगर वो बदला भी लेता है तो किससे लेता है। OBC भी हमारे बच्चे हैं, SC भी हमारे बच्चे हैं, ये तो खून खराबा हो जाएगा। तो हम इसलिए भी खिलाफ हैं भी ये कानून सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि जो पीड़ित होगा वो भी कोई ना कोई कदम तो उठाएगा अपनी पीड़ा को लेकर। क्योंकि आप ये देख लीजिए, कोई भी कानून होता है वो केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, पूरी फैमिली को, पूरे समाज को प्रभावित करता है, और वैमनस्य और विरोध इससे ज्यादा बढ़ेगा। और हम जो कभी कबीले और जातियों में जो बटे हुए थे, धर्मों में जो बटे हुए थे, और दोबारा से उस स्थिति में चले जाएंगे, और भारत देश में गृह युद्ध संभव है अगर इस प्रकार के कानून लागू होते रहे और सरकार सचेत नहीं। तो आपका ये कहना है कि जैसे आश्चर्य की बात देखें, हमारे अंदर ये था कि भी चीन से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, विदेश का पैसा आता है हमारे देश को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर ये कानूनों की बात करें तो हमारी सरकारें, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें ये कानून ला रही हैं। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि विदेश हमारे को तोड़ना चाह रहा है या हमारे को बंटवारा करना चाह रहा है। तो हमारी सरकारें नहीं चाहती कि हम आपस में बैठे एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख शरीक करें। आप अगर देखें हमारे अंग्रेज काल या मुगल काल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं था जो भाईचारे को प्रभावित करती हो, लेकिन ये जो कानून, जिस प्रकार के कानून लागू हो रहे हैं, उस प्रकार के कानून तो आप समझ ही सकते हो भी किस प्रकार से हमारे को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और हम अलग अलग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। सरकार ये चाहती है ताकि हम इकट्ठे होके भारत में जिन चीजों की, मूलभूत चीजों की जो जरूरत है, उसके लिए एक मुश्त होकर लड़ाई नहीं लड़ पाए। पॉलिटिकल पार्टी कमाल की बात तो ये है कि चलो जिसने कानून पास किया उसको तो हम कहते हैं कि उनकी गलती है, लेकिन विपक्ष भी इसमें मौन है, अन्य पार्टियां भी इसमें मौन है। तो इससे यह समझ में आता है कि सभी पार्टियों के लिए हम ना इंसान है, ना इंसानियत है, ना भारतवासी है, उनके लिए सिर्फ हम वोट बैंक है। किस प्रकार के, किस कानून से उनको वोट मिले, इसके लिए सब एक मुश्त दिख रहे हैं वो, और अपना भाईचारा निभा रहे हैं। तो हमें भी अपना भाईचारा निभाना है। जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी राजनीतिक नेता है, इनके मंचों से भी हमें इनको इग्नोर करना पड़ेगा, इनको भी इग्नोर करना पड़ेगा, इनके दलों को भी इग्नोर करना पड़ेगा, ताकि ये जो मूलभूत हमारे देश को जरूरत है, हर समाज को जरूरत है, उस चीज पे ये वापिस आए। नहीं, देखिए फेरबदल UGC जो इससे पहले जो कानून था उसके तहत ये पहले से ही है यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अंदर ये था भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करे, उसमें एक कमेटी का गठन था, सर्व समाज के उसमें लोग थे, और उसके अंदर ये था, वार्निंग सिस्टम भी था
भी जैसे पढ़ने वाला बच्चा है उसको वार्निंग दी जा सकती है। हमारे परिवार में भी कोई बच्चा होता है, यंग बच्चा होता है, गलती कर देता है तो माँ बाप भी उसको वार्निंग देते हैं भी ताकि ये दोबारा से अपने उसमें अच्छे उसमें रूप में आए। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था पहले से थी, कानून में भी ये व्यवस्था थी, लेकिन ये जो नया कानून है इसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भी जो समाज पीड़ित है या जिसके ऊपर आरोप है उस समाज से कमेटी में कोई नहीं होगा, और जो आरोप करता है, आप सपोज कीजिए प्रधान जी ने, मैंने या आप में से किसी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया भी आपने हमारा सम्मान नहीं किया या अब्यूज लैंग्वेज बोली, तो आप बताओगे तो ना, इसमें तो पहचान को भी गोपनीय रखा जाए। सर बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है, सरकार से बहुत अच्छी